हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लाया हूँ वो 2021 का जेई मेंस का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, और सब टॉपिक बनता है आपका फैराडे और लेंस का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस पे है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही मेरा क्लैरिफिकेशन ये है कि मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ वो सेम चैप्टर से नहीं लाता, मैं अलग अलग टॉपिक अलग अलग चैप्टर का लाता हूँ। इसके पीछे कारण है साइंटिफिक रीजन। हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर सब जम्बल्ड होते हैं, कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं होता है। तो अगर उसको आपको अच्छी तरह क्रैक करना है तो कौन हेल्प करेगा? आपका ब्रेन हेल्प करेगा। तो क्या हम ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या हम प्रैक्टिस करते समय अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन उठाते हैं कि एक ही चैप्टर के पहले सब करते हैं फिर दूसरे चैप्टर से करते हैं सब? फिर नहीं, हमें प्रैक्टिस करते समय अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन निकालना। हो सकता है स्टार्टिंग में तकलीफ हो, चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अलग अलग चैप्टर से। तो आपको सब क्वेश्चंस के जो अलग अलग टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है आपको धीरे धीरे जेल होते हुए दिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करिएगा। कोशिश मेरी वही है कि आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन लाऊं। मेरे MSc का प्लेलिस्ट में अलग अलग क्वेश्चंस है, जेई एडवांस में, नीट में और जेई मेंस में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, दो सब कॉइल्स है, सर्कुलर कॉइल्स है, C1 and C2 are placed in the XY plane. C1 500 टर्न, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, C2 के 200 टर्न है और रेडियस 20 सेंटीमीटर। अगर डायग्रामेटिकली आपको इसको समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका ये जो ये आप C1 समझ लीजिए, ये C1 है और ये आपका C2 कॉइल है। तो ये आपका कॉइल हो गया C2 और ये आपका हो गया C1। कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब तो आप समझते होंगे, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर सेम है, ऐसे दो कॉइल्स, ठीक है ना। अब अगर हम C1 की बात करें ना, C1 की अगर हम C1 की बात करें तो उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो C1 का नंबर ऑफ टर्न्स 500 है और इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। जहां तक कॉइल C2 की बात है, C2 कॉइल उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 200 है, सॉरी 200, और इसका जो रेडियस है, रेडियस इसको मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, फर्क समझ में आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर तो 20 × 10⁻⁻² मीटर। तो इतना हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। आगे क्या बोला? C2 carries a time dependent current, तो C2 में करंट फ्लो हो रहा है, C2 में करंट फ्लो हो रहा है और I करंट नहीं फ्लो हो रहा है, I ब्रैकेट T। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया इन्होंने। इनका ये कहना है कि करंट कांस्टेंट नहीं फ्लो हो रहा है जो C2 में फ्लो हो रहा है। C2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो वेरिंग करंट है, वेरिंग करंट, एंड इट इज टाइम डिपेंडेंट। IT 5t² - 2t + 3 चेंज हो रहा है। क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको फैराडेज या लेंस का लॉ अप्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि इट शुड बी अ वेरिंग करंट, क्योंकि जब वेरिंग करंट होगा तो ही तो आपको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अगर आपको फैराडेज या लेंस लॉ अप्लाई करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल शुड चेंज, तो ही तो लॉ अप्लाई होगा। वो चेंज कौन करके देगा? वो वेरिंग करंट ही करके देगा, कांस्टेंट करंट नहीं करता। वेरिंग करंट, करंट शुड बी चेंजिंग, इसलिए उन्होंने कहा है इट इज अ टाइम डिपेंडेंट करंट, करंट इज चेंजिंग विद टाइम, करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। ओके, T is in second, the EMF induced in C1, तो अगर करंट C2 में फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से C1 में EMF इंड्यूस होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि अगर EMF C1 में इंड्यूस है एट टाइम t = 1 सेकंड इज 4/x, अगर उसका आंसर है 4/x सपोज, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता है, 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, नो ऑप्शंस, ब्लैंक रहता है, वो नंबर एक आंसर होगा, वो आपको सिर्फ टाइप कर देने का, वो नंबर चला जाता है, उस तरह का एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप जाते हैं इसका आपका जो लॉ है फैराडे का लेंस लॉ, व्हिच इज फॉर अ वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल देयर इज एन इंड्यूस्ड EMF, एक EMF इंड्यूस होता है, और वो जो EMF इंड्यूस होता है वो क्या करता है? वो अपोज करता है ना, वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करता है। अब ध्यान से देखिए,
हमको पता करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन C1, ये पता करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन C1। तो 1 को मैं 1 से डिनोट करूंगा तो मैं लिखूंगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 1 इज इक्वल टू d phi 1 by dt। अब देखिए लोग बोलते हैं सर माइनस साइन, यस माइनस साइन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे वो लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं, माइनस साइन करें। दूसरी बात यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी है C1 में तो वो भी कंसीडर हुआ जाएगा क्योंकि वो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। तो फॉर्मूला को आप यहाँ से कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे N1 d phi 1 by dt। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इस C1 कॉइल में वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है C1 में इनटू चेंज ऑफ फ्लक्स। C1 में फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज फैराडे लॉ। यही तो फैराडे और लेंज का लॉ, चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, चलिए मैं अलग अलग पहले ढूंढ लेता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए इक्वेशन को, हम लोग अलग अलग एक साथ सब करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम लोग जरा अलग अलग उसको ढूंढते हैं। तो पहले phi1, व्हाट इज द फ्लक्स phi1 इन कॉइल 1। अभी इसमें जो फ्लक्स होगा, वैसे फ्लक्स का आप जानते हो फॉर्मूला, आप सब जानते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A। इनफैक्ट अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लेंगे तो इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ वो कंसेप्ट नहीं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा है, डायरेक्टली B.A। नाउ B.A जहाँ पे B और A के बीच का एंगल इस जगह पे सेम है, परपेंडिकुलर, मतलब कॉइल का जो होगा एरिया आप जानते हैं वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो cos 0 1 होता है, तो सिर्फ BA लिखेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ BA लिखेंगे। फ्लक्स में हम लोग सिर्फ BA लिखेंगे। आप बोलेंगे सर BA cos B.A है, करेक्ट, BA cos थीटा दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री बिकॉज़ बोथ आर परपेंडिकुलर टू द कॉइल सरफेस, देयरफॉर cos वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है, BA, अब कौन सा B और कौन सा A? B जो होगा इट विल बिकॉज़ ऑफ द कॉइल 2, क्योंकि वही तो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, उसी का तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा B2, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे आएगा B2। और एरिया किसका होगा, एरिया होगा आपका कॉइल 1 का A1। तो एक एक सफिक्स जो मैं लिखा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, वही समझना है, सब में समझना वही है। फ्लक्स जो हो रहा है वो C1 में हो रहा है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट इन C2, तो दैट इज B2। और फ्लक्स C1 में होता है, एरिया तो हम C1 का ही लेंगे, है कि आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये कि सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अब ये जो आपका कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड पता करना है C1। अब देखिए उन लोगों ने बड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या की है, C1 का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर लिया है और C2 का रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 गुना ज्यादा। क्यों ऐसा किया पता है, इसका क्या कारण है? उनका कहना यह है कि इसको ऐसा समझो कि C2 का जो कॉइल है ना उसके लिए C1 ऑलमोस्ट सेंटर ही है, उसका डिस्टेंस बहुत ही छोटा है तो ऑलमोस्ट सेंटर है। तो पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। गेट माय पॉइंट? आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि सर सेंटर और इस कॉइल में तो फर्क है ना, सेंटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर है, कॉइल तो थोड़ा बाहर है, ठीक है, लेकिन उतना डिफरेंस दे दिया ना दोनों के रेडियस में, तो C1 को ऑलमोस्ट C2 के लिए सेंटर ही समझा गया है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। और क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। नंबर ऑफ टर्न्स है तो आपको फिर NI लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी है ना, नंबर ऑफ टर्न्स C2 में नंबर ऑफ टर्न्स भी है N2, तो भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो N2I जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए समझिए, म्यू नॉट N2 I अपॉन 2R, ये सब का सब जो है कॉइल 2 का है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से बनने वाला है, तो पूरा जो इंफॉर्मेशन होगा V2 का वो सब कॉइल 2 में से।
इनटू A1 जो है वो इसमें हो रहा है जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट एरिया इसका लिया जाएगा, तो सर्कुलर कॉइल है तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये मुझे मिल गया फाइबर। अब इसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है, कोई बोलेगा डेरिवेटिव निकालो d phi by dt d phi 1 by dt, तो हम जानते हैं इसमें से जो वेरिएबल है वो तो भाई सिर्फ करंट है, बिकॉज़ करंट इज चेंजिंग विद टाइम। तो सिर्फ करंट वेरिएबल है और सब तो कांस्टेंट्स हैं, तो मैं लिखता हूं म्यू नॉट n2 upon 2r pi r square di by dt. You understand? Because current is varying. तो डेरिवेटिव जो with respect to time, तो उसी का डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 5t स्क्वायर का 2 बाहर आएगा तो 10t हो जाएगा, -2 अब तो कांस्टेंट है 0 है, तो ये हो जाता है म्यू नॉट n2 upon 2r pi r square into 10t minus 2 derivative from that given। तो मेरा d phi 1 by dt मैंने पूरा निकाल लिया। अब अगर ये निकाल लिया है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 इज इक्वल टू N1, और ये पूरा का पूरा कॉपी होता है म्यू नॉट N2 अपॉन 2r into pi r square into 10t minus 2। ये है आपका पूरा एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 1। अब वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि EMF एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो जो t है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। तो E1 इज इक्वल टू, अभी N1 का वैल्यू कितना है 500, म्यू नॉट है 4 pi into 10 raised to minus 7, N2 is 200 upon 2r, 2 into r, it is 20 into 10 raised to minus 2, pi r square भी है, pi small r है 10 raised to minus 2 का square into t का वैल्यू 1 लेंगे तो 10 minus 2 8, सब वैल्यूज डाल दी गई। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, देखते हैं आसानी से कुछ कैलकुलेशन हो जाता है, अच्छी बात है। अब देखिए एक काम क्या करेंगे, 500 को और 2 में तो इसको कट कर देते हैं, 2 to the 4 ही कट कर देते हैं, 2 to the 4 कट गया, तो क्या बचता है, एक तो 500 बचता है, एक 200 बचता है, यहाँ पे 8 बचता है, पाई और पाई स्क्वायर बचता है, -4 -7 है ना, -11 अपॉन इसका एक 1 है और ये 10 raised to -2 है तो 10 raised to -1। अब देखिए 5 2s are 10, 4 0 और एक और 0, टोटल 5 0 हो गया, 5 0, ठीक है ना। 5 2s are 10 और 4 5 0, तो 10 raised to 5 into 8, क्या आप जानते हैं पाई स्क्वायर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 है, एमसीक्यूज में चलता है, ये ले सकते हैं अगर नहीं दिया तो 10 into 10 raised to -11 अपॉन, इसके भी ऊपर ही ले आते हैं 10 raised to -1 को 10 raised to 1, तो भाई कितना हुआ 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 minus 11 is -4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब उन लोगों ने थोड़ा सा छोटा सा चीज किया हुआ है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो रॉन्ग है। क्या देखिएगा, बोला C1 जो आप निकाले ना EMF इंड्यूस्ड, उसको मिली वोल्ट में रखना भाई, मिली वोल्ट ना, मिली मतलब क्या 10 raised to -3, तो ये लिखा जाएगा 0.8 into 10 raised to -3, इसका मतलब है 0.8 मिलीवोल्ट्स, क्योंकि उन लोग का जो ये जो 4/x कभी आप उसको इक्वेट कर सकते हैं जब आपका C1 का आंसर मिलीवोल्ट में होगा। जैसे आपने E1 EMF इंड्यूस मिलीवोल्ट में निकाला, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं देयरफॉर 4/x is equal to 0.8, क्योंकि वही बोला है C1 in millivolt is 4/x, इक्वल कर दो, therefore 4 upon 0.8 is equal to x, 40 upon 8 is equal to x, x is equal to 5,
तो इस जगह पे आप टाइप करेंगे या लिखेंगे 5 और इस तरीके से 4 छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको समझना है, ध्यान देना है, कहाँ पे 1 यूज करना है, कहाँ पे 2 यूज करना है, उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है। आराम से बिना स्ट्रेस बिना टेंशन के करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन आराम से समझ में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फैराडेज का और लेंज का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि अगर फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कॉइल में या सर्किट में, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो उसको अपोज करता है। मैंने कहा कि अपोज के लिए माइनस साइन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से मैग्नीट्यूड कंसीडर करें इसलिए माइनस साइन कंसीडर नहीं किया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस में आपके लाता रहूंगा। और आज आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।